गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती है, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए अगर आपके लाइफ में कोई भी परेशानी आती हो तो उसको सफलतापूर्वक तरीके से उसको झेलने की कोशिश करिए और एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास 100% होगा तो। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 30 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दिवंगत हुए स्वामी स्मरणनाथ का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन से संबंधित रखते हैं स्वामी शर्मानंदा, जो रिलेटेड रखते हैं रामकृष्ण से। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। श्रीमद स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2017 में रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया, और जबकि इनको 2017 में रामकृष्ण मिशन के 16th अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा। और इसी के साथ रामकृष्ण, जिन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक विषयों के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों से प्रेरणा ली, और उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस समूह ने 1898 में कोलकाता के निकट गंगा तट पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि रामकृष्ण जो मठ है, इसका उद्घाटन, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1898 में। कहाँ पे? तो नियर कोलकाता, कोलकाता के नजदीक गंगा नदी के किनारे इस रामकृष्ण मठ का उद्घाटन किया था 1898 में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ आपको ये भी फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा कि हाल ही में श्रीमद स्वामी शमरानंदा जी का निधन हो गया 95 वर्ष की आयु में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में चर्चित सिविजिल ऐप किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित रखता है सी विजिल ऐप। तो जानते हैं सी विजिल ऐप आखिर क्या है। भारतीय चुनाव आयोग, जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कहते हैं, इसी के दौरान सिविजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रहा है। ऐप नागरिकों को फोटो और वीडियो कैप्चर करके आदर्श आचार संहिता और चुनाव व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में हमारे देश में इलेक्शंस का माहौल बन चुका है, और इसी के दौरान आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। और इसी आचार संहिता की निगरानी करने के लिए यूएस जितने भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना चुनाव प्रक्रिया को कड़ी नजर रखने के लिए ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक सी विजिल ऐप को लाया गया है, जिसका पूरा फोकस होगा कि चुनाव व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट को देखना और उनके वीडियो और कैप्चर को रिकॉर्ड करना, जिससे चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन ना हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा कि सिविजिल नागरिकों को 100 मिनट के भीतर सुनिश्चित कार्रवाई के साथ उल्लंघन की रिपोर्ट करने का भी अधिकार देता है। और इसी के दौरान सी विजिल एक उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप है, जो सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों से जोड़ता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में सी विजिल ऐप रखा लॉन्च किया गया, जिसके दौरान ये होगा कि इलेक्शंस में वो जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी व्यय उल्लंघन होती है, उसका निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर का सदानंद बसंत। सदानंद बसंत को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में। हाल ही में नियुक्त किया गया सदानंद बसंत जी को। तो जानते हैं कि आखिर इनके अपॉइंटमेंट करने के पीछे का कारण क्या है। भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम लोग एनडीआरएफ कहते हैं इंग्लिश में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक की महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की। और इसी के दौरान इस घोषणा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के कैडर के 1990 बैच के प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी सदानंद बसंत दाते जी को एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। और जबकि उनको 31 दिसंबर 2026 तक उनकी अपनी सेवानिवृत्ति तक
या अगले आदेश तक इस भूमिका में वो काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल के पद पे। तो वो कौन है? सदानंद वसंत दाते जी, जिनको जो 1990 बैच के एक आईपीएस अधिकारी है। इनका नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक किया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति तक या फिर अगले आदेश तक उनको इस भूमिका पे काम करना होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो सदानंद वसंत दाते जी। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाल ही में एक इंसिडेंट को देखा गया जिसमें फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स कर गया है। तो जानते हैं कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स किस वजह से किया गया? तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना होगा कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। बाल्टीमोर, मैरीलैंड, जिसे हम लोग यूएसए में लोकेटेड है, इसमें फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के ढहने के बाद मैरीलैंड के गवर्नर वेश मूर ने 26 मार्च 2024 को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और इसी के दौरान फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज का जो निर्माण 1977 में किया गया था, इसी के दौरान इसमें एक आपातकाल की घोषणा की गई जिसके दौरान 26 मार्च 2024 को फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया था। तो इसके ढहने के पीछे क्या कारण है? तो बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकराया जहाज, एक कंटेनर जहाज जिसे डाली नाम था। उसी के दौरान ये कंटेनर जहाज डाली लगभग 300 मीटर और जिसको हम लोग कह सकते हैं 984 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई लगभग 48 मीटर जिसे हम लोग 157 फीट कह सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो लोकेटेड कहाँ पे है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में लोकेटेड है। इसी के दौरान ये जो ब्रिज है इसमें एक जहाज आकर टकरा गई जो पूरी तरीके से एक कंटेनर से भरा हुआ था जिसका नाम डाली था और इसकी जो लंबाई कितनी थी? लगभग 300 मीटर और चौड़ाई लगभग 48 मीटर थी। इसी के टकराने के दौरान जो यूएसए में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज था ये पूरी तरीके से ढह गया और उसी के दौरान वहां के गवर्नर के द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई। यह पुल 23 मार्च 1977 को खोला गया था और इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रगान के संगीतकार फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया है और यह पुल पटास्को नदी पर स्थित था जिसमें 1.6 मील 4 लेन पुल संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे लंबा और दुनिया में तीसरा सबसे लंबा निरंतर ट्रस पुल था। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाएंगे कि ब्रिज जो ओपन हुआ था, ब्रिज का उद्घाटन 23 मार्च 1977 को किया गया था और इसी के दौरान इसका नाम वहां के फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पे रखा गया था जिसका कंपोजर कौन थे? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ असेंबली के नेशनल एंथम की कंपोजर फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पे ही उस ब्रिज का नाम रखा गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक जहाज से टकरा जाने की वजह से वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया जो कहाँ पे लोकेटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में लोकेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद हाल ही में हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के पन्नों में। आईपीएल के द्वारा मैच खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर बनाया गया है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर दर्ज किया जो 27 मार्च 2024 को हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऑरेंज आर्मी ने 277 पे 3 का स्कोर बनाया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद हिस्ट्री रिकॉर्ड किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाया है पूरे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट करंट अफेयर्स के माध्यम से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब सनराइजर्स हैदराबाद अपने हाईएस्ट स्कोर को अचीव किया तो उस टाइम उसके अगेंस्ट में कौन से प्लेयर्स खेल रहे थे? तो मुंबई इंडियंस। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा और कितना रन और कितना विकेट था अगर ये भी पूछता है तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि 277 रन बनाए थे 3 विकेट गंवाकर। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के तेज अर्धशतकों के साथ हेनरिक क्लासेन के नाबाद 80 रन ने 5 बार के आईपीएल चैंपियन के खिलाफ लगातार आक्रमण का प्रदान किया और इसी के दौरान ट्रेविस हेड ने अपना पहला आईपीएल 2024 खेल खेलते हुए 24 गेंदों में 62 रन बनाए जबकि अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों में 63 रन बनाकर अपनी नींव रखी। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से
पहला आईपीएल खेले ट्रेविस हेड के द्वारा और उन्होंने पहले आईपीएल में ही 24 गेंदों में 62 रन बनाकर इतिहास को रच दिया और सनराइजर्स हैदराबाद पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर अब तक का बनाया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर का थाईलैंड। थाईलैंड हाल ही में फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज बिल को लागू किया है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन के नेतृत्व में थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया है जिससे थाईलैंड समलैंगिक संघों को मान्यता देने वाला एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया देश बन चुका है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला वो कौन सा कंट्री है? तो थाईलैंड कंट्री है जिन्होंने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। इसी के दौरान 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा ने विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी और जिसमें 400 सांसदों ने कानून का समर्थन किया जबकि 10 ने इसका विरोध किया और 5 ने 3 घंटों की बहस के बाद मतदान नहीं किया या मतदान नहीं किया। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही डिटेल पॉइंट्स है कि टोटल 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा ने विवाह समानता को सेम सेक्स मैरिज को लागू किया और इसी के दौरान वहां पे जो 400 एमपी थे उन्होंने इस विधेयक को समर्थन दिया बल्कि जितने जो 10 बचे हुए थे वो उन्होंने इसका विरोध किया और इसी के दौरान थाईलैंड ने पहले से ही प्रतिबंध लगाने वाला कानून है जो लिंग के आधार पर भेदभाव पहचान और यौन नुकसान और इसलिए इसे सबसे अधिक में से एक के रूप में देखा जाता है। एशिया में एलजीबीटीक्यू प्लस मित्रवत देश बन चुका है। तो आपको सबसे फैक्ट्स वाली बात ये याद रखनी होगी कि सेम सेक्स मैरिज को हाल ही में किस कंट्री के द्वारा अलाउ किया गया? तो वो कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड ने हाल ही में एक विधेयक को पारित किया जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगल तरीके से घोषित कर दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में होने वाले हैं फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो हाल ही में ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। 21 मार्च 2024 को 34 देशों के नेता पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में एकत्र हुए और शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा की गई। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 34 कंट्री के द्वारा मीटिंग बैठाई गई जो ब्रुसेल्स में हुई। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहली मीटिंग कर दी गई फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो कब हुआ था? 21 मार्च 2024 को। और इसी शिखर सम्मेलन के दौरान ये व्यवस्था को रखी गई कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं और बेल्जियम द्वारा इसे की गई थी। इस कार्यक्रम में चीन, फ्रांस, जापान और अमेरिका सहित प्रमुख नेताओं के भाषण की एक श्रृंखला भी शामिल थी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 21 मार्च 2024 को 34 कंट्रियों के द्वारा इकट्ठा किया गया जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट को आयोजित किया गया था। तो जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे हम लोग आईएईए के नाम से जानते हैं जो पूरी तरीके से वर्क करती है परमाणु प्रौद्योगिकी की अभूतपूर्व प्रगति और विविध अनुप्रयोगों के मद्देनजर व्यापक चिंताओं और अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप इन्होंने 1997 में अस्तित्व में आया। तो सबसे पहला फैक्ट ये हो जाएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? तो 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। 1997 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की नींव रखी गई और इसी के दौरान इसकी उत्पत्ति 8 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा दिया गया था जिसमें शांति के लिए परमाणु भाषण में हुई और आईएईए का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी हेडक्वार्टर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब एग्जिस्टेंस में आया पूरे वर्ल्ड वाइड में? तो 1957। लेकिन सबसे पहले इससे रिलेटेड न्यू रखी गई थी 8 दिसंबर 1993 को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री। सुनील छेत्री फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने हाल ही में अचीव की है
फीट ऑफ प्लेइंग 150 मैचेस पूरे इंटरनेशनल फुटबॉल के मैच में उन्होंने 150 मैचेस को खेला है और इसी के साथ वो पहले इंडियन प्लेयर बने हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सुनील छेत्री 150 या अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 205 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ इस सूची में शीर्ष पर है। तो आपको फैक्ट्स याद रखना होगा कि सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा सबसे टॉप लिस्ट पर बने हैं। इन्होंने 205 इंटरनेशनल मैचेस अब तक खेल चुके हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। और वहीं हमारे इंडियन प्लेयर सुनील छेत्री जी इसी पोजीशन पे 8वां प्लेयर बने हैं जो पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 150 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस। इसी के दौरान भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच निराशा के साथ समाप्त हुआ जबकि 26 मार्च 2024 को असम के गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर में भारत अफगानिस्तान से 2-1 से हार गया। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री जी को असम के गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेला गया फीफा विश्व कप 2026 को क्वालीफायर मैच जिनमें हमारे इंडिया टीम को हार मिली। किसके दौरान हार मिली? तो अफगानिस्तान के द्वारा इसे हार मिली, 2-1 से हरा दिया गया। इसी के दौरान आपको यह भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने 2022 में सुनील छेत्री की विशेषता वाली कैप्टन फैंटास्टिक शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री को जारी की है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि सुनील छेत्री के नाम पर एक टाइटल दिया गया वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा के द्वारा जिसका नाम दिया गया कैप्टन फैंटास्टिक 2022 में। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 29 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार गुजरात से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एवर रेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चीन के विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा पंकज अडवाणी को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो बशीरो दियोमे को नियुक्त किया गया सेनेगल का नया राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने दो प्राचीन तारा धाराओं शिव और शक्ति की खोज की है? तो गिया टेलीस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित पोयम 3 मिशन इसरो से संबंधित रखता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which among the following function as locus of biochemical reaction? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सेल प्लाज्मा, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन्स या ऑप्शन सी सेल वॉल्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।